नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आपने गौर किया, झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे, तो महाराष्ट्र की जीत पर उन्होंने बहुत संयत, बहुत संतुलित और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए निसंदेह थोड़ा ओजस्वी पूर्ण बयान दिया, भाषण दिया और वो सारे कारण भी गिनाए जिनकी वजह से महाराष्ट्र की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है और जिनको शिक्षा दी है, जिनको सबक सिखाया है, उनको क्यों सिखाया है, उनको क्यों शिक्षा दी है, संक्षेप में ये भी उन्होंने बताया है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि झारखंड के बारे में उन्होंने क्या कहा? सुन लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री का बयान आपने सुन लिया। अब जरा गौर करिए, महाराष्ट्र का जो नतीजा आया और उस समय तक तो सारे नतीजे आए भी नहीं थे। 10:30 बजे के आसपास संजय राउत कैमरों पर थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने उनका पहला बयान था, वो निकाल करके देख लीजिए, आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के लोग इतने बेईमान नहीं हो सकते। कितने बेईमान कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को, एकनाथ शिंदे को और अजित पवार को जनादेश दे दें और हमें जमीन में गाड़ दें। महाराष्ट्र के लोग इतने बेईमान नहीं हो सकते। उद्धव ठाकरे, उनकी क्या जबान रही है? संजय राउत, उद्धव ठाकरे के बेटे की भी किस तरह की जबान रही है? वो कोई भी अब अपरिचित नहीं है। जिस घुटन के माहौल में और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे शिवसेना चला रहे थे और जिस तरीके से सरकार के मुखिया के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चला रहे थे, खुद शरद पवार ने उस समय कहा था, जो वो अपनी किताब उन्होंने लिखी थी, जो संशोधित संस्करण आया था, उसमें लिखा था कि अपने 2.5 साल के पूरे कार्यकाल में उद्धव ठाकरे सचिवालय केवल 2 बार गए थे, केवल 2 बार। और तमाम जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, 40 एमएलए ने पार्टी छोड़ी थी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, उन सब का ये कहना था कि हमसे मिलने तक का समय उनके पास नहीं था। यहाँ तक कि शिवसेना कोटे के जो मंत्री थे, वो भी वरिष्ठ पत्रकारों से नंबर पूछते थे कि आजकल मुख्यमंत्री जी के पास मोबाइल नंबर कौन-सा है? क्योंकि जो उनके पास मोबाइल नंबर हुआ करता था, उस पर जब वो रिंग करते थे, तो रिंग ही जाती रहती थी, फ़ोन उठता नहीं था। और उनके कार्यकाल में क्या-क्या हुआ है, पालघर से लेकर के अर्नब गोस्वामी, नावल ऑफिसर के साथ मारपीट, कंगना रनौत का बंगला तोड़ना, सचिन वाजे प्रकरण, एंटीलिया प्रकरण, 100 करोड़ की वसूली, 2-2 मंत्रियों का जेल जाना, संजय राउत का गिरफ्तार होना, वो तो सब जानते ही हैं। इसके बावजूद इनको गद्दार कहना और हर जगह जाकर के गद्दार कहना और इनको सबक सिखाने की धमकी देते रहना और जो अहंकार था, जो गलतफहमी थी, वो एक्चुअल में लोकसभा चुनाव ने थोड़ी-सी और बढ़ा दी। इनको इनकी एरोगेंस, इनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुँचा दिया। लेकिन शायद महाराष्ट्र की जनता
इंतजार कर रही थी सही समय का। और जो कुछ लोकसभा में हुआ था, लोकसभा चुनाव में हुआ था, महाराष्ट्र में भी, पश्चिम बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान और हरियाणा में भी, उसका प्रायश्चित लोगों के मन में था। और ये भी कि साहब इन लोगों का जो दुष्प्रचार रहा, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण वापस ले लेंगे, ये सब हम उसमें आ गए, हिंदू बट गए, जातियों में विभक्त हो गए और नरेंद्र मोदी को 272 सीटें भी नहीं दे पाए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो वो ऋण चुकाना था, वो ऋण हरियाणा ने भी चुकाया, महाराष्ट्र ने भी चुकाया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का क्या बयान आया, पवन खेड़ा का, जयराम रमेश का और इनके दूसरे प्रवक्ताओं का, फिर से वही पुराना राग। यानी अगर हिमाचल में सरकार बन जाए तो ईवीएम दुरुस्त हो जाती है, कर्नाटक में बन जाए ईवीएम बिल्कुल ठीक है, तेलंगाना में इनकी सरकार बन जाए ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ईवीएम ठीक ही काम करती हैं। लेकिन जैसे ही किसी राज्य में, वो चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन चुनाव जीत जाए तो ईवीएम के चरित्र में नुक्स निकलना शुरू हो जाता है। पता है क्या हुआ इस बार? हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर के भी चुनाव थे और महाराष्ट्र के साथ झारखंड के भी चुनाव थे। तो हरियाणा अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई, इसलिए ये ज्यादा हल्ला मचा नहीं पाए। और ऊपर से जो इन्होंने 20-22 अपने प्रत्याशियों के जरिए शिकायतें दर्ज करवाई थी चुनाव आयोग, उस पर चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब एक तरीके से इनके मुंह पर दे मारा। ये बहुत भन बनाए, लैंग्वेज को लेकर के बात करने लगे। तो भाई लैंग्वेज तो आपकी कैसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जो तीसरी बार इस देश ने चुने हैं, जरा अपने गिरेबान में झांकिए। और फिर चाहे चुनाव आयोग की लैंग्वेज हो, चाहे ओमकार चौधरी की लैंग्वेज हो, उस पर बाद में आना। पहले अपनी लैंग्वेज, अपनी गाली गलौज, अपना बिहेव, प्रधानमंत्री के बारे में जो आप लोगों का तरीका रहता है, जो राहुल गांधी अभी भी 3-4 दिन पहले बैठ करके कह रहे थे कि हमने नरेंद्र मोदी की छवि को फाड़ दिया है, छवि को खराब कर दिया है। तो भाई क्या खराब कर दिया आपने? पूरे दुनिया में अब तक 18 देश उनको अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। इतना सम्मान तो किसी को भी नहीं मिला अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं। आपके परनाना को नहीं मिला, आपकी दादी को नहीं मिला, आपके पिताजी को नहीं मिला, किसी और प्रधानमंत्री को भी नहीं मिला पूरी दुनिया में जितना नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। तो आपने क्या छवि फाड़ दी उनकी? और लगातार वो आपको सबक सिखा रहे हैं, आपकी पार्टी को सबक सिखा रहे हैं। मैं तो कई बार कहता हूं कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये हर समय गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं और उनकी छवि खराब करने के लिए किसी का भी नाम उनके साथ जोड़ने में लगे रहते हैं, वो अगर लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर रह गए थे, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, एनडीए की तो 293 सीटें आ गई थी, तो उनको कोई चिंता नहीं थी कि मेरे प्रधानमंत्री बनने में कोई कमी है या कोई किसी तरह की कोई बाधा है। उनको पता था कि एनडीए की 293 सीटें आ गई है। लेकिन जिस दिन वो चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा मुख्यालय आए थे तो उनकी आंखों में एक हताशा थी, निराशा थी। कहीं ये भाव था कि मैं पिछले 10 साल से दिन रात देशवासियों की सेवा कर रहा हूं, देश की सेवा कर रहा हूं और कहीं किसी स्तर पर कोई कमी रह गई है, शायद लोगों को समझाने में कोई कमी रह गई है या लोगों की समझ में कोई कमी रह गई है। लेकिन उसके बाद जब वो चेहरा देखा था,
सूनी आंखें देखी थी, चेहरे पर एक प्रायश्चित का भाव देखा था, एक गिला शिकवा देखा था। उसके बाद तो देश की जनता ने 2 राज्यों में ब्याज समेत उनको उस प्रायश्चित की प्रतिपूर्ति कर दी, हरियाणा और अब महाराष्ट्र। और ये दोनों राज्य बेहद महत्वपूर्ण हैं। केवल इसलिए नहीं कि रणनीतिक रूप से ये पंजाब से आकर के दिल्ली की नाक में दम करते, नरेंद्र मोदी की नाक में दम करते, अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन जाती। बल्कि इसलिए भी क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही आर्थिक तौर पर बहुत संपन्न स्टेट हैं। इन दोनों राज्यों पर अगर इन लोगों का फिर से कब्जा हो जाता, तो जो सचिन वाजे काल गुजरा है, जो कांड वहां पर गुजरे हैं, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी की एंटीलिया के नीचे जो जिलेटिन की छड़ें डाल करके एक स्कॉर्पियो खड़ी कर दी गई, उसमें एक लेटर डाल दिया गया और 5,000 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी, वो कांड जो है फिर से शुरू हो गया होता। तो ये लोग उन नरेंद्र मोदी से कुछ सीखने को तैयार नहीं हैं, जो इनको लगातार न केवल परास्त करते आ रहे हैं, बल्कि ये भी बताते आ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को किन्हीं राज्यों में नाकामी भी मिलती है, तो वो आपा नहीं खोते हैं। इनकी तरह ईवीएम के चरित्र को दागदार करने में नहीं जुट जाते हैं। यानी जनता ठुकरा रही है आपको, और आप ठीकरा किसके सिर पर फोड़ते हैं? कभी चुनाव आयोग के सिर पर, कभी ईवीएम के सिर पर, कभी ईवीएम की बैटरी को आप दोष देने लगते हैं, कभी आप भारतीय जनता पार्टी को और उनके तथाकथित अडानी अंबानी जैसे दोस्तों को के सिर पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो पुरानी कहावत है। यानी आप लोगों का दिल जीत नहीं पा रहे हैं, उनका विश्वास आप पर कायम हो नहीं पा रहा है, और आप अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को इस झांसे में रखने के लिए और आपकी पार्टी के भीतर से विद्रोह ना हो जाए आपके नेतृत्व के खिलाफ, आपकी नाकामियों के खिलाफ, इसलिए आप हर चुनाव में हार के बाद एक बहाना तलाश करते हैं। राहुल गांधी के बारे में एक पूरा कच्चा चिट्ठा अभी सोशल मीडिया पर जारी हुआ। उसमें क्या कहा गया है? उसमें बताया गया है, आप भी देखिए। राहुल गांधी जब से कांग्रेस की सरपरस्ती इनके हाथ में आई है एक तरीके से, तब से जितने चुनाव हुए हैं, अब तक 89 चुनाव हरवा चुके हैं कांग्रेस पार्टी को। ये लिस्ट देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में 2014 में हारी कांग्रेस, 2019 में, 2024 में। अरुणाचल प्रदेश में 2019 में हारी, 2024 में हारी। असम में 2016 में, 2021 में हारी। बिहार में 2020 में हारी, 2010 में हारी। छत्तीसगढ़ में 2013, 2023 में हारी। दिल्ली में 2020, 2015, 2013 तीनों चुनाव हारी। गोवा में 2022, 2017, 2012। गुजरात में 2022, 2017, 2012 और उससे पहले भी हार रही थी। ये तो केवल पिछले 3 चुनाव के उनके परिणाम में बता रहा हूं, जब राहुल गांधी के हाथ में एक तरीके से कांग्रेस की पूरी कमान आ गई थी, इनकी मम्मी के हाथ में भी नहीं रही थी। फिर हरियाणा देखिए आप, 2014, 2019, 2024। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हारी थी। जम्मू कश्मीर में 2014, 2024 में कांग्रेस हारी। झारखंड में 2014 में हारी। कर्नाटका में 2018 में हारी। मध्य प्रदेश में 2013, 2023 में हारी। महाराष्ट्र में 2019 और 2014 में हारी, और अब 2024 में भी हारी। अब आगे बढ़िए। मेघालय में 2018 में, 2023 में हारी। मिजोरम में 2018, 2023 में हारी। नागालैंड में
2013 में, 2018 में, 2023 में हारी, उड़ीसा में 2014, 19, 24 में हारी, पंजाब में 2012 में, 2022 में हारी। इसी तरीके से अब पांडुचेरी में आ जाइए, 2011 में, 2021 में हारी, राजस्थान में 2013, 2023 में हारी, सिक्किम में 14 में, 19 में, 24 में, तमिलनाडु में 2011 में, 2016 में हारी, तेलंगाना में 2014, 2018 में हारी, त्रिपुरा में 3 चुनाव लगातार इनके नेतृत्व में 2013, 2018, 2023 में। उत्तर प्रदेश का तो बुरा हाल है इनका, 2012 में भी, 17 में भी, 22 में भी। उत्तराखंड में 2017, 2022 में लगातार 2 चुनाव। वेस्ट बंगाल में 2011, 2016, 2021 और केरला में 2016 में भी और 2021 में भी ये चुनाव हारी। और नीचे लिखा है कि लोकसभा इलेक्शन 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी कांग्रेस पार्टी इनकी लीडरशिप में हारी है। बिहार में 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ। तेजस्वी यादव से पूछा गया। तेजस्वी ने कहा कि साहब, लोकसभा चुनाव में जो 4 सीटें हम हारे हैं, इनमें से 3 पर हम लीड में थे, लेकिन चलिए अब चुनाव हार गए हैं, 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हम पूरा स्टेट जीतेंगे। मतलब चलो फिर भी ये एक संतुलित बात है, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि वो ये कह रहे हों कि साहब ईवीएम जो है उसकी वजह से। उन्होंने कहा कि चलो यहाँ हम 4 सीटें हार गए, पर वहाँ झारखंड में हम 4 सीटें जीत भी गए। ये जो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की जीत हुई है, इसने सबके मुंह पर टेप लगा दिया। वरना अगर झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती और महाराष्ट्र में भी वही जीत जाती, तो ये लोग गले में ढोल बना करके ईवीएम को बजाते हुए चुनाव आयोग के सिर पर ठीकरा फोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। अब आप देखिए, शरद पवार ने तो कोई बयान नहीं दिया। चुनाव हारने के बाद केवल ये कहा कि भाई मैं घर बैठने वाला नहीं हूं, मैं जितने भी एमएलए हमारे चुने गए हैं, 10 एमएलए चुन करके आए उनके, उन सबकी मीटिंग बुला रहा हूं, बैठ करके हम बात करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। और चुनाव में यही होना चाहिए। जो वक्तव्य झारखंड के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि हम झारखंड की और सेवा करेंगे, हम वहां और काम करेंगे, यही सकारात्मकता अगर कांग्रेस पार्टी 2011 या 2014 से लेकर के 2024 के बीच में जो ये 89 चुनाव हारे हैं राहुल गांधी, इनमें अगर ये सकारात्मकता दिखाती कांग्रेस पार्टी और अपना सिर बचाने के लिए अगर ईवीएम के और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के तथाकथित मित्रों के सिर पर ठीकरा नहीं फोड़ते, तो अब तक जनता शायद इनको माफ कर देती है, इनके बारे में एक सकारात्मक दृष्टि से सोचना शुरू करती। सत्ता में लेकर के आती, इसको लेकर के मुझे संदेह है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये काबिल नहीं है, इनको राजनीतिक समझ नहीं है। सामाजिक और जो सांस्कृतिक और दूसरे आपका आर्थिक क्षेत्र है या आपका रणनीतिक क्षेत्र है, रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। इनको विदेश नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनको जो पर्ची जैसे लिख करके दे दी जाती है पॉइंट, ये उस आधार पर बोलना शुरू कर देते हैं और इनका एकमेव ध्येय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां निकालना हो गया है, क्योंकि इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय हैं देश के भीतर भी और देश के बाहर भी कि ये अब इनकी राह का बहुत बड़ा रोड़ा बन करके खड़े हो गए हैं। तो और अगर ये ना होते तो अब तक तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन चुके होते। संजय राउत की जो बयानबाजी है, जिस तरह की गाली गलौच उन्होंने और उनके आका उद्धव ठाकरे ने की, आदित्य ठाकरे ने की, उसका तो
शिक्षा, सबक या जो भी आप कह लीजिए, नाम दे लीजिए, वो महाराष्ट्र की जनता ने उनको सिखा दिया है। कितना सीखेंगे, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक जो एक व्यवहार होना चाहिए, हारने के बाद जो संतुलित व्यवहार होना चाहिए, वो सिरे से गायब है। यहाँ दिल्ली में जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जयराम रमेश से लेकर के पवन खेड़ा और टीवी चैनलों पर जितने जाते हैं, उनकी ज़बान देख लीजिए। अखिलेश यादव अगेन एक वंशानुगत राजनीति की देन, उनका आप बयान उठा करके देख लीजिए। और लोकसभा चुनाव में 37 सीटें क्या आ गई समाजवादी पार्टी की, उसके बाद उनका अहंकार, उनकी एरोगेंसी सिर चढ़ करके बोल रही थी। लेकिन इन उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें हार गए। लेकिन बहाने वही जो राहुल गांधी के हैं, जो उद्धव सेना के हैं, जो इनकी इंडी ब्लॉक के दूसरे नेताओं के रहते हैं। ये प्रधानमंत्री की जो वाणी है, प्रधानमंत्री का जो संतुलित व्यवहार है, जो सकारात्मकता है, हार के बाद भी संतुलित ही नहीं बने रहना, बल्कि एक सकारात्मक संदेश देना और ईवीएम के सिर पर ठीकरा नहीं फोड़ना, ये उनके व्यवहार से भी, उनकी कामयाबियों से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।